हे गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। फिर से नई सीरीज में आपका स्वागत है। और आज का जो है यहाँ पर सीडीबी के क्वेश्चंस होंगे आपके यहाँ पर। पार्ट नंबर 16 होगा। 20 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। आपका नया जो कैटेगरी वाइज नंबरों का आंकड़ा आ चुका है। सीडीबी 30 नंबर का आनी है, 10 नंबर का रीजनिंग, 10 नंबर का आपका यहाँ पर जीएस आनी है। जीएस रीजनिंग तो नॉर्मली 10 नंबर का सिंपल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है आपको सीडीपी पे। थ्योरिकल तो आप कहीं से पढ़ लोगे, लेकिन सिलेबस बेस्ड जो आपको प्रैक्टिस सेट कराने हैं और वो हमारे चैनल पर मिलेंगे। 15 प्रैक्टिस सेट करा दिया है मैंने। फ्री ऑफ कॉस्ट प्रैक्टिस सेट हैं, कई लोग चार्ज लेते हैं अगर वगैरह, तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं हमारे चैनल पे। तो आपको जो है ध्यान रखना है कि सभी की सभी प्रैक्टिस सेट आपको प्लेलिस्ट में मिलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, सिलेबस बेस पे हैं और इससे बेहतर जो है प्रैक्टिस सेट आपको कहीं नहीं मिलेंगे सिलेबस बेस पे। ठीक है, हम करने वाले लगभग 4 से 5 हज़ार क्वेश्चन करेंगे इसमें, लगातार डेली बेसिस पे आएंगे आपके। सब्सक्राइब नहीं करके मेरे चैनल को प्लीज़ कर लें, क्योंकि लगभग 7 बजे के करीबन जो है ये क्लास आती है हमारी शाम के टाइम पे। आपको नोटिस आते रहेंगे। बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि उससे अपडेट आते रहेंगे हमारे चैनल से। कल तक हमने यहाँ पे क्वेश्चन किए थे, 320 क्वेश्चन कर लिए थे। आज 3 से 21 से स्टार्ट करने वाले हैं आगे के क्वेश्चन। और सिलेबस बेस्ड पे सारे के सारे, और यह शिक्षा दर्शन वाले चैप्टर आप चला है, यूनिट फर्स्ट वाला है। पहला क्वेश्चन है कि इसमें आज का कि मुस्लिम काल में निम्न में से किस भाषा का विशेष बल दिया जाता था। तो कौन सी भाषा ऐसी थी जो मुस्लिम काल में सबसे ज़्यादा बल दिया जाता था। अरबी, फारसी, हिंदी। हिंदी तो था नहीं उस टाइम पे, अरबी फारसी थे। ठीक है, और ये दोनों आपका एक ही में दे दिए गए हैं, इसका मतलब आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश काल में जो है गुरु शिष्य संबंध है। तो गुरु शिष्य का क्या संबंध था। ब्रिटिश काल की बात चल रही है यहाँ पे। यहाँ पर जो है मात्र औपचारिक था। ठीक है, संदेहपूर्ण था नहीं, क्योंकि भेदभाव करते थे काफ़ी ज़्यादा। घनिष्ठ, एकदम घनिष्ठ भी नहीं थे, क्योंकि वो विदेशी थे, वो भारत का नीचा दिखाना चाहते हैं। तो मात्र जो है औपचारिक रूप से, यानी कि एक बिजनेस के तौर पर जो है उनको शिष्य गुरु मानते थे। अगला है कि वैदिक कालीन जो है शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण संस्कार था। तो वैदिक काल के बारे में बात चली हुई है शिक्षा का। ठीक है, जो चलता था उपनयन संस्कार, ये सबसे ज़्यादा चलता था, सर्वाधिक महत्वपूर्ण इसका था। अगला है कि प्रजातंत्र में शिक्षा की आवश्यकता किस कारण से है। प्रजातंत्र शिक्षा की आवश्यकता बताना है इसमें, किस रीजन से है। योग नागरिकों का जो है निर्माण करने के लिए। ठीक है, योग्य नागरिकों का निर्माण करने के लिए। बिल्कुल पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। धर्म से कोई लेना देना नहीं, विद्यालय की स्थापना करना ये मकसद नहीं है। राष्ट्र के लिए अध्ययन करना ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हालांकि इंपॉर्टेंट है लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको योग्य नागरिक का निर्माण करना ही सबसे बेस्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका 325 में कि निम्न में से किसका संबंध है। समानता से नहीं है। ठीक है, समानता से नहीं है पूछा गया है। ठीक है, विकलांग की शिक्षा, ठीक है, और अल्पसंख्यकों की शिक्षा, प्रवेश के नियम, या अधिगम पठार। पूछा कि कौन सा जो है समानता नहीं है। ठीक है, देखो, अगर विकलांग की शिक्षा है तो समान विकलांग वालों को समान शिक्षा दी जा सकती है। ठीक है, और अल्पसंख्यकों को भी समान शिक्षा दी जा सकती है। प्रवेश के नियम जो है सबके एक जैसे समान होंगे, लेकिन अधिगम मतलब सीखने का जो यहाँ पर समानता है वो खुद से होगा। उसका मतलब उसमें संबंध समान तो होगा नहीं, क्योंकि अधिगम का पठार है। किसी में हो सकता है कि समझने की क्षमता कम है, किसी में बोलने की क्षमता कम है, कई तरह के पठार आपके आ सकते हैं। तो इसीलिए डी ऑप्शन हो जाएगा इसमें। प्रयोजनवाद का रूप कौन सा है। प्रयोजनवाद का काफ़ी इंपॉर्टेंट आता है। किलपेटिनेस की प्रतिपादक थे प्रयोजनवाद, इसको प्रोजेक्ट मेथड, ठीक है, कहते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसका रूप कौन सा है बताना है इसमें। ठीक है, तो प्रयोगात्मक होगा, प्रोजेक्ट मेथड ही होगा। प्रोजेक्ट वाला प्रयोगात्मक होगा, सही जगह। ठीक है, लैंगिक होगा नहीं, जीव वैज्ञानिक होगा नहीं, मानवीय होगा नहीं, बी ऑप्शन होगा। अगला है कि शैक्षिक अवसरों की समानता पर सर्वप्रथम किस विचार किस मतलब विचार किस आयोग ने दिया। देखो, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। शैक्षिक अवसरों की समानता पर जो सर्वप्रथम विचार किस आयोग ने दिया। तो 4 आयोग हैं। सेल्डर आयोग है, राधा कृष्ण आयोग है, जिसको राधा कृष्ण आयोग को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विश्वविद्यालय आयोग कहते हैं। इसमें मुदालियर आयोग हो गया आपका, कोठारी आयोग हो गया। इम्पोर्टेंट है मुदालियर आयोग, इसको माध्यमिक शिक्षा आयोग कहते हैं। कोठारी आयोग, जिसका दूसरा नाम आपका नेशनल मतलब शिक्षा राष्ट्रीय शिक्षा आयोग कहते हैं जिसको। ठीक है, और यहाँ पर दोनों के दोनों सिलेबस में आपके मुदालियर आयोग और यहाँ पर कोठारी आयोग भी है। इनको अगर डिस्कस करूँ थोड़ा सा यहाँ पे, तो आपको बता दूं कि इनके 2 क्वेश्चन बनते हैं जिनमें आपको कन्फ्यूजन रहेगा। दोनों क्वेश्चन मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ, क्योंकि कन्फ्यूजन आपको बिल्कुल ना रहे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि गठन। दूसरा है कि यहाँ पर जो है स्वीकृति, मतलब कि उनका जो उन्होंने प्रस्ताव रखा था। ठीक है, प्रस्ताव रखा था शासन के पास, कब रखा था,
गठन कब किया गया था। अगर गठन पूछा जाएगा तो 23, ये मुदालियात आयोग की बात चल रही थी, ठीक है। मुदालियात आयोग की गठन 23 सितंबर 1952 ये रखा गया था। ये गठन है। प्रस्तुत कब किया, प्रस्तुत बाद में होता है, ठीक है। पहले गठन हो जाता है, उसके बाद प्रस्तुत रहता है। सिंपल सी बात है, बाद में ही होगा। ये आपका रहेगा 29 अगस्त 1953। ये दोनों नोट आप जरूर कर लें। इसका दूसरा नाम आपको मैंने बता दिया है, माध्यमिक शिक्षा आयोग है। और दो डेट आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसका यहाँ पर ये भी पूछा जाता है कि भाई इसके जो प्रवर्तक थे, चेयरमैन थे, मतलब किसने इसको ज़्यादा मतलब प्रोत्साहन दिया, कौन इसके मुख्य सदस्य थे। तो लक्ष्मण स्वामी मुदलियार, ठीक है, जो कि मद्रास यूनिवर्सिटी थे। ये क्वेश्चन पूछा कौन सी यूनिवर्सिटी के उस टाइम पर प्रोफेसर थे जो भी थे, तो मद्रास यूनिवर्सिटी के थे, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अब आते हैं कोठारी आयोग। कोठारी आयोग में भी आपको दो डेट रखना है, एक तो गठन का, दूसरा आपका प्रस्तुतिकरण का, ठीक है। प्रस्तुत कब किया था, गठन कब हुआ था, ठीक है। प्रस्तुत बाद में होगा, गठन पहले ही होगा। और इसमें आपका रहेगा 14 जुलाई 1964। ये आपका 1964 में जो है इसका गठन किया गया था। और उसके ठीक 2 साल के बाद, ठीक है, 29 जून 1966 इसमें इसका प्रस्तुत किया गया था, ठीक है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों के दोनों, आपको ध्यान में रखना है दोनों के दोनों। प्रस्तुत कब किया गया था, गठन कब किया गया था, ये आपको रखना है। इसका दूसरा अन्य नाम क्या है, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, ठीक है। कोठारी आयोग को क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, ठीक है, याद रखना। इनमें आता है कि भाई किसने शिक्षा की प्रणाली को कैसा दिया था। जैसे मैं आपको बताऊं कि कोठारी आयोग का जो शिक्षा पद्धति था 10+2+3 के बेस पर था, ठीक है। 10+2+3 के बेस पर था। लेकिन उसका यानी कि मुदालियात आयोग का इसमें किस बेस पर था, 5+6+3, ये इसकी बेस पर था। दोनों कंपेयर कर लिए मैंने आपको। इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है मैंने आपको बता दिए हैं, नोट डाउन कर लें, क्योंकि बहुत सारे फैक्ट आएंगे ऐसी, लेकिन जो इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दिए हैं। अगला क्वेश्चन है कि गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में किस शिक्षण विधि का जो है अपनाया था। गुरुकुल शिक्षा में लिखित तो होता नहीं था, उसको उस टाइम में मौखिक हो सकता है, लिखित और मौखिक दोनों भी ऑप्शन दिए गए हैं। तो सिंपल सी बात, मौखिक होता, लिखित तो होता नहीं था, ठीक है। सिंपल सी बात है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि खेल आधारित शिक्षण विधियों का जनक। कल भी मैंने बताया था आपका, इनमें दो लोग के नाम आते हैं, एक तो हेनरी कुक आता है, दूसरा आता है आपका फ्रोबेल। तो हेनरी कुक तो कहीं दिख नहीं जाए, सिंपल सी बात फ्रोबेल है। तो दोनों ही आंसर सही हो जाएंगे आपके। प्ले वे मेथड खेल विधि जो होती है आपकी, हेनरी कुक और यहाँ पर फ्रोबेल, दोनों का ही है। आपको जो भी ऑप्शन मिलेगा उस पर टिक करना है। यहाँ फ्रोबेल है तो फ्रोबेल पे टिक करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है कि गणित शिक्षण में सबसे अधिक उपयोगी पद्धति कौन सी हो सकती है। मैथ्स में बताया गया है, मैथ्स में सबसे बेस्ट पद्धति बताना है आपको, कौन सा हो सकता है। निगमन, आगमन, विश्लेषणात्मक, संश्लेषणात्मक, ठीक है। आगमन और निगमन दोनों विधि का जो संस्थापक था वो अरस्तु था, ठीक है। दोनों पद्धति की जो शिक्षण विधि है उनके यहाँ पर प्रतिपादक अरस्तु थे, दोनों के दोनों। लेकिन आपको एक चीज बता दो, आगमन विधि का कहीं कहीं पे आपको बैकन भी मिलेगा, जो कि ये भी सही है, ठीक है। ये भी बैकन भी सही है। कभी कभी ऐसा होता है कि आगमन विधि में इसके प्रतिपादक कौन थे, तो अरस्तु लिखा नहीं होता है, तो अगर बैकन लिखा है तो उसको टिक करके आना, ठीक है। अब भाई होती क्या है आगमन विधि और निगमन विधि, थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। आगमन विधि, आगमन विधि का मतलब सिंपल सी बात है, इंडक्टिव मेथड होगा, जिसमें यहाँ पर जो है मूर्त से अमूर्त की ओर, ठीक है। पहले मूर्त होगा फिर अमूर्त वाली चीजें बताएंगे, यानी कि कॉन्क्रीट टू ऑब्स्ट्रक्ट की ओर जाएगा, ठीक है। प्रत्यक्ष से प्रत्यक्ष दिखाया जाएगा, फिर उसके बाद प्रमाण की ओर जाया जाएगा, यानी कि पहले ज्ञात चीजें होंगी, पहले दिखाया जाएगा, फिर उसके अज्ञात की ओर जाएंगे, ठीक है। या स्थूल से सूक्ष्म कह सकते हैं इसको, स्थूल से सूक्ष्म। कितनी सारी चीजें मैंने बता दी हैं, आपको नोट करना है इसमें आगमन विधि में, ठीक है। मैंने आपको बताया एक नंबर एक ये क्या है, एक उदाहरण से नियम भी है, उदाहरण से नियम क्यों जाता है इसमें भी, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर दूसरा आपका प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर, तीसरा आपका विशिष्ट से सामान्य की ओर, चौथा आपका स्थूल से सूक्ष्म की ओर, ठीक है। पांचवा आपका ज्ञात से अज्ञात की ओर। तो 5 चीजें मैंने आपको बता दी हैं, इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन जरूर करें इनको, ठीक है। तो यही आपका गणित में सबसे बेस्ट तरीका होता है, यही होता है आपका, ठीक है। पहले हम कुछ जो जानते हैं ज्ञान चीज़ें होती हैं उनको देखते हैं, उसके बाद अज्ञात की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो इसीलिए गणित में भी आपका आगमन होगा, यानी कि गणित शिक्षण में जो है सबसे बेस्ट प्रयोग करा कौन सा, आगमन ही होता है। अब बात करते हैं निगमन के बारे में, इसका आंसर बी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। अब बात करते हैं निगमन के बारे में। निगमन जस्ट इसका उल्टा होता है, यहाँ पर उदाहरण से नियम जा रहे थे तो यहाँ पर नियम से
उदाहरण जाएंगे, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपका हो जाएगा सामान्य से विशिष्ट की ओर, ठीक है, ये हो जाएगा आपका स्थूल से सूक्ष्म की ओर, ठीक है। वहां स्थूल से सूक्ष्म, सॉरी सूक्ष्म से स्थूल की ओर, उल्टा हो जाएगा, वहां स्थूल से सूक्ष्म था, यहाँ सूक्ष्म से स्थूल की ओर है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। और वहां प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर, यहाँ प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर होगा। वहां ज्ञात से अज्ञात था, यहाँ क्या होगा इस वाले में अज्ञात से ज्ञात की ओर। तो इंपॉर्टेंट है, आपको नोट डाउन कर लेना है। मतलब जितनी मैंने आपको चीजें बता रखी है आगमन में, उसकी जस्ट उल्टा कर दो, निगमन का हो जाएगा। 330 का क्वेश्चन आंसर कौन सा होगा? आगमन। आगमन विधि मार्ग है, तो आगमन विधि से क्या करते हैं? खोज करते हैं अभी, ठीक है। तो बिल्कुल यार खोज ही तो करेंगे अभी, जैसे मैंने बताया था पहले हम क्या होता है कि खोज करते हैं, पहले ज्ञात की ओर जाता है फिर अज्ञात की ओर चलते हैं, ठीक है। पहले ज्ञात चीजें होंगी हमको पता होंगी, फिर उसके बाद अज्ञात की ओर जाएंगे, यानी खोज करेंगे अज्ञात चीजें की। अगला है छात्र केंद्रित शिक्षण विधि में प्रायः शिक्षक की भूमिका रहती है। तो शिक्षक की क्या भूमिका रहेगी? समस्या उत्पन्न करने वाले परिस्थितियों का निर्माण करना, ठीक है। छात्रों के लिए जो है संभावित सामग्री और संसाधन का जुटाना, बिल्कुल सही है। छात्रों की उपकल्पना यानी कि जो हाइपोथेसिस होती हैं उनका निर्माण करना और उनकी मदद भी करना, ये बोल रखा है, ये भी सही है। तो सभी ऑप्शन सही है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रोजेक्ट, अब क्वेश्चन में ही प्रोजेक्ट दे दिया है, ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ज़्यादा नहीं पड़ेगी। प्रोजेक्ट किलपैट्रिक का होता है सीधे सीधे, इसमें आगे पढ़ोगे भी तो क्या देखो, प्रोजेक्ट एक ठीक है समस्या मूलक कार्य है जो अपनी स्वाभाविक परिस्थितियों के अंतर्गत जो है पूर्णतः को प्राप्त करता है, यह कथन है। सिंपल जवाब प्रोजेक्ट मैंने किलपैट्रिक नहीं दिया था, तो इसका आंसर किलपैट्रिक ही हो जाएगा, ठीक है। एक मिनट, ये इसका आंसर ये नहीं होगा, गड़बड़ हो गया, किलपैट्रिक, ठीक है, मुझे लगा ये होगा, लेकिन इसमें बुक में आंसर दे रखा है, तो ये होगा आपका ए ऑप्शन होगा इसका, ठीक है। किलपैट्रिक नहीं होगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। मुझे लगा प्रोजेक्ट मैटर है तो उसके बारे में होगा, सोच रहा था, ये नहीं है, ठीक है, ए ऑप्शन है, ठीक है। स्टीवेंसन है, ठीक है, तो जे ए स्टीवेंसन इसका सही आंसर हो जाएगा। और प्रोजेक्ट मैटर करके कई लोग जो है इसी को टिक करेंगे, जिस तरह मैंने गलत किया है, आप ध्यान रखें, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलिए 134 पर आ जाते हैं। निम्न में से कौन से कारक अभिप्रेरक से जुड़े हुए हैं? नहीं है, देखिए नहीं है कह दिया मैंने यहाँ पे, यही होता है एग्जाम में भी गलती, जैसे यहाँ पर थोड़ी बहुत मिस्टेक मुझसे हो रही है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर आंसर देना है कि नहीं है, पूछा गया है कि अभिप्रेरक नहीं है, ठीक है। रुचि एवं जिज्ञासा, ये तो होता ही है। जीवन के लक्ष्य, ये भी। शारीरिक फिटनेस, ये भी, ठीक है। देखते शारीरिक फिटनेस, मानसिक स्वास्थ्य, ये भी होना चाहिए। लक्ष्य, जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, जिज्ञासा भी होनी चाहिए, लेकिन शारीरिक फिटनेस ये अभिप्रेरक नहीं है, ठीक है। अभिप्रेरक मतलब होता है मोटिवेशन करना, तो शारीरिक फिटनेस से मोटिवेशन नहीं हो पाते हैं, तो सी ऑप्शन होगा उसका। अगला है कि प्रयोग प्रदर्शन के साथ साथ विषय सामग्री के प्रस्तुतिकरण में एक शिक्षक को निम्नलिखित सावधानी बरतनी चाहिए, यानी कि आपको प्रयोग प्रदर्शन करना है, यानी कि प्रोजेक्ट करना है और विषय वस्तु और प्रस्तुतिकरण भी करना है शिक्षक को, तो क्या क्या सावधानी आपको बरतनी चाहिए, ठीक है। दृष्टांतों का पर्याप्त प्रयोग, उचित प्रश्नों की प्रस्तुति, बिल्कुल स्पष्ट उच्चारण, और यहाँ पर ठीक है भाषा प्रवाह, ठीक है भाई, भाषा होगा यहाँ पे, मीठा है यहाँ पे, स्पष्ट उच्चारण होना चाहिए, भाषा होना चाहिए, बिल्कुल सही है। और उचित प्रश्नों के उत्तर, दो तो बिल्कुल सही हो गया। तीसरा अगर समझ में नहीं पे आता तो आपका डी ऑप्शन करना है, कि दो ऑप्शन सही तो सही है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है अपने नीरस व्याख्यान को सरस बनाने के लिए आप क्या करेंगे, यानी कि आपको एकदम बोरिंग लग रहा है क्लास में और इंटरेस्टिंग बनाना है, अब आपको टीचर हैं आप, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप बीच में कुछ हास्य का पुट सम्मिलित करेंगे, ठीक है, संरक्षण करेंगे, यानी कि कुछ चुटकुले जोक या कुछ सुना सकते हो छात्रों को। आप छात्रों को प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता प्रदान करेंगे, बिल्कुल चलो प्रश्न पूछते हैं, ऐसा हो सकता है। जहाँ तक संभव हो श्यामपट की, ठीक है, अधिकाधिक मदद लें, तो ताकि प्रदर्शन करना दिखे और थोड़ा इंटरेस्टिंग लगे, ऐसा हो सकता है। तो तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। अगला है निम्न विधियों में शिक्षण की कौन सी विधि ऐसी विधि है जिसमें हम छात्रों को अधिक से अधिक जो है भाग लेने का अवसर दे सकते हैं, यानी कौन सी ऐसी मेथड, टीचिंग मेथड जिसमें छात्र ज़्यादा से ज़्यादा भाग लें। प्रदर्शन में हो सकता है, निगमन में ना होता है नहीं, प्रश्नोत्तर में ज़्यादा देखते हैं कुछ, इसमें हो भी सकता है, ठीक है। और विश्लेषण, ठीक है, देखो विश्लेषण करना एक कोई विषय विशेषज्ञ होता है, निगमन ये नहीं होता, ये दो तो नहीं होते। प्रदर्शन करना, प्रदर्शन में मतलब प्रोजेक्ट, कोई प्रोजेक्ट करना, तो प्रोजेक्ट में भी ज़्यादा कहाँ लेंगे, ठीक है, सब लोग इन्वॉल्व नहीं होंगे। लेकिन प्रश्नोत्तर करोगे तो क्या होगा कि भाई
सब लोग जो है इन्वॉल्व रहेंगे, एक दूसरे के प्रश्नों पर अगर करोगे तो हो सकता है कि सभी लोग जो है इसका आंसर दें जिनको आ रहा है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल बेस्ट इसमें रहता है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 338, आगमन विधि में शिक्षण सूत्र का प्रयोग। अभी बताया था मैंने, आगमन विधि में शिक्षण सूत्र कौन सा होता है? आगमन विधि में, आगमन विधि में नियम से उदाहरण, नियम से उदाहरण, नियम से उदाहरण, ये तो आपका निगमन में हो जाएगा, ठीक है, नियम पहले ही लग दिया है। और सूक्ष्म से स्थूल, सूक्ष्म से स्थूल ये भी नहीं होगा, ये भी आपका निगमन में होता है। ज्ञात से अज्ञान, बिल्कुल सही, तो ज्ञात से अज्ञान ये भी होता है, ठीक है, ये तो होता है ना, ये होता है, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा आगमन विधि का, ठीक है। उपयोग तो सभी होगा नहीं, ठीक है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें, सी ऑप्शन। अगला है कि शिक्षण युक्तियां यानी कि टीचिंग, ठीक है, जो टेस्टिस है, टीचिंग टेस्टिस के बारे में संबंध में बताना है कि कौन सा है। अधिक संरचना यानी कि लर्निंग स्ट्रक्चर है, और अधिगम उपलब्धि से, या आपका अधिगम अनुभव से, या अधिगम परिस्थितियों से, ठीक है, इंग्लिश में लिखे हैं यहाँ पे। तो शिक्षण जो युक्तियां हैं वो किससे संबंध है? शिक्षण संरचना से है, ठीक है। टीचिंग जो, ठीक है, टेस्टिस है वो आपका लर्निंग स्ट्रक्चर से है, यानी कि आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है कि आगमनात्मक और निगमनात्मक शिक्षण विधियां हैं, तो ये क्या है? एक दूसरे के पृथक पृथक हैं, एक दूसरे के आश्रित हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, या एक दूसरे के स्वतंत्र हैं। तो ये क्या है? एक दूसरे के पूरक है, मतलब एक दूसरे के जस्ट उल्टे, पूरक का मतलब उल्टे हैं, ठीक है। अगर कुछ चीज़ें उसमें हो रही है, आगमन में हो रही है, तो इसका मतलब उसके जस्ट उल्टे निगमन में हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका ये होगा। ये हमने कर लिए हैं आज के 20 क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसे लगे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर किसी क्वेश्चन पर डाउट लगता है तो आपको जो है कमेंट करना है, तब मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा।